इसका मतलब है डेलारू घोटाला। सिवाय आतंकवाद के किसी न किसी तरीके से सब सरकारी गैर सरकारी मंजन से लेकर मनोरंजन तक इसी भारत विरोधी व्यवस्था का हिस्सा बने हुए थे। और उस समय नोटबंदी संयोग और गद्दारों का योग या फिर महाषड्यंत्र का महाखेला, इसको समझना जरूरी है। नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी आप सभी के सामने एक बार फिर एक नया मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूं और यह मुद्दा जुड़ा है नोटबंदी और कांग्रेस के षड्यंत्र से, जिसको आज हमें और आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं मेन मुद्दे पर। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि अगर हमारी वीडियो आपको ये पसंद आए तो उस पर लाइक शेयर के साथ कमेंट करके इस पूरे मामले पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है और हमारा आवाज उठाना बहुत जरूरी है। लगभग 6 वर्ष पूर्व भारत में नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन हुआ था और इसके 2 दिन के अंदर ही बड़ा खेला का अंत की शुरुआत हो गई। भारत की जाली मुद्रा के सबसे बड़े जिहादी दलाल शांति दूत जावेद खड़ानी मुसलमानों के मसीहा हो गए। शांति प्रिय इस्लामिक पड़ोसी आतंक के मसीहा जिसने लाखों सिखों की हत्या की और हिंदू मंदिर तोड़कर हिंदुओं को मारकर हेकड़ी दिखाता रहा, पर कर्म फल गति अनुसार आज दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, वो भी कोई नहीं दे रहा है। जी हां, बिल्कुल सही पकड़े हैं। पाकिस्तान के शहर कराची में आत्महत्या कर ली। असत्यापित रिपोर्ट के अनुसार उसके पास भारत का लगभग 40,000 करोड़ का नकली मुद्रा का भंडार था, जो एक ही मिनट में कूड़ा हो गया। पाकिस्तान में अरबों की संपत्ति खाक हो गई। पाकिस्तान में पड़ा अरबों का नकली रुपया बनाने का माल खाक हो गया। पाकिस्तान का ISI और छपाई उद्योग वाली पाकिस्तानी आर्मी कंगाल हो गई। भारत में हुई इस नोटबंदी के ठीक 6 वर्ष के अंदर आज ये स्थिति है कि जाली मुद्रा और आतंकवाद से पोषित पाकिस्तान आटे दाल के लिए एक दूसरे से मार कर रहा है। अब आप डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा भारत की जाली मुद्रा थी, क्योंकि ना वहां तब कोई उद्योग था और ना आज ही है। सिवाय आतंकवाद के किसी न किसी तरीके से सब सरकारी गैर सरकारी मंजन से लेकर मनोरंजन तक इसी भारत विरोधी व्यवस्था का हिस्सा बने हुए थे। और उस समय सरकार किसकी थी? समय सरकार थी कांग्रेस की। लेकिन यह आपको अर्थशास्त्र के वो विशेषज्ञ नहीं बताएंगे जिन्हें कांग्रेस के हटते ही एक ऐसी पठानी बीमारी लगी जिसका लंबा नाम है गद्दारी। दोबारा कर सकने के लिए कुछ भी कर सकेंगे और इसके लक्षण एकदम साफ दिखाई देते हैं। वर्तमान सरकार जो भी करे उसका अपने आकाओं की बनाई टूलकिट के हिसाब से चलकर पुरजोर विरोध करना। कल CBI ने पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायराम पर भ्रष्ट और संदिग्ध अनुबंधों के लिए मामला दर्ज किया। डेलारू मुद्रा सौदा। यह खबर तो आपने पढ़ी ही होगी, लेकिन क्या आप इसका महत्व समझ पाए? यहां हमें कुछ चौंकाने वाले विवरण लाने, इसलिए अब आप अपनी सीट की पेटी बांध। CBI ने पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के परिसरों पर छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद की, जिसके बाद उनके और UK स्थित कंपनी डेलारू के खिलाफ भारत के बैंक नोटों में विशिष्ट रंग स्विफ्ट सुरक्षा ग्रंथ की आपूर्ति में संदिग्ध प्रथाओं के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेलारू घोटाला। अब डेलारू घोटाला क्या है? मनमोहन की कांग्रेस कहना गलत होगा और भी हिस्सेदार है, इसलिए महाठग गठबंधन सही रहेगा। तो 2004 में महाठग गठबंधन की UPA सरकार के गठन के बाद ब्रिटिश कंपनी डेलारू ने मुद्रा नोटों के सुरक्षा ट्रेड्स की आपूर्ति के लिए अनुबंध प्राप्त किया। इस सौदे को तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदंबरम ने मंजूरी दी थी। 6 साल तक यानी 2000 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अरबों रुपए का चूना भारत को सरकार, RBI, ब्यूरोक्रेट, नेता, अभिनेता, मीडिया, कोर्ट सबकी बंदरबाट से चुपचाप लगाया जा रहा था, लेकिन पानी की गंदगी ऊपर आनी ही थी। 2010 में भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाया कि डेलारू पाकिस्तान को भी करेंसी, प्रिंटिंग पेपर और अन्य सामग्री की आपूर्ति कर रहा था।
उन्होंने पाया कि पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई इन सामग्रियों का उपयोग थोक में नकली भारत की मुद्राओं को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। भगवान का शुक्र है कि 2010 में भारत के पास सख्त और ईमानदार प्रणब मुखर्जी, जो कि इस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने तात्काल निर्णय लिया। इंटेलिजेंस अलर्ट के आधार पर तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने डेलारू के साथ सौदों को रोकने का आदेश दिया और ब्रिटिश फर्म को गृह मंत्रालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। मगर क्या आप जानते हैं कि 2010 में उस समय गृह मंत्री कौन था? जी हां, सही अंदाजा लगाया अगर आपने लुंगी बाबू पी चिदम्बरम का नाम सोचा हो तो। उनके अलावा और कोई नहीं था। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। भारत तोड़ो यात्रा वालों को बड़ा खेला बिगड़ रहा था, इसलिए वही बदमाश चिदम्बरम जुलाई 2012 में वित्त मंत्री के रूप में वापस लाया गया और फिर से खेला वापस पटरी पर आ गया। तत्कालीन आर्थिक मामलों के वित्त सचिव अरविंद मायाराम, जो बाद में 2015 तक वित्त सचिव बने, उनके लिखित आदेश पत्र के अनुसार डेलारू की काली सूची को हटा दिया गया और डेलारू को दिसंबर 2015 तक 3 साल का अनुबंध मिला। उम्मीद है कांग्रेस की काली छाया से मुक्त आप सभी अब तक यह समझने के लिए काफी परिपक्व हो गए होंगे कि कैसे हुआ था यह पूरा खेला। क्या एक नौकरशाह अरविंद मायाराम अपने मंत्री पी चिदम्बरम की सहमति के बिना ब्लैक लिस्टेड डेलारू के पक्ष में ऐसा पत्र लिखने की हिम्मत कर सकता था? 2004 में जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो वही चिदम्बरम एफएम थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। उसी चिदम्बरम ने प्रणब दा के दबाव में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में रद्द करने का आदेश जारी किया और उसी चिदम्बरम ने डेलारू को ब्लैक लिस्टेड करने के अपने आदेश को खारिज कर दिया और 2012 में फिर से अनुबंध दिया। वाह भाई वाह! और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। डेलारू ने 2004 में भी धोखे से ठेका हासिल कैसे किया, वो आपको हम अपने अगले वीडियो के पार्ट में दिखाएंगे। मगर इस वीडियो पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। नोटबंदी क्यों हुई, जो लोग सवाल करते हैं उनको हम अपने इस वीडियो के द्वारा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वैसे लोगों तक पहुंचाएगा जिन्होंने नोटबंदी को लेकर सवाल खड़ा किया। हम अपने अगले वीडियो पार्ट में डेलारू के उस पूरे खेले पर से भी पर्दा उठाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमको आगे बढ़ाने में मदद जरूर करिएगा। धन्यवाद।